एक समय पहले सूरजगढ़ नगर में भीम नाम का एक राजा हुआ करता था। वो राजा इतना अहंकारी था कि उस नगर के नगरवासी उस राजा से बहुत डरते थे। उस राजा के पास बहुत शक्तिशाली सेना हुआ करती थी। उसी सेना के बलबूते वो दूसरे राज्यों के राजाओं के ऊपर हमला कर कर उनकी सीमाओं को भी अपने राज्य में शामिल कर लेता था। वो राजा इतना दुष्ट था कि वो अपने नगरवासियों से लगान लेना भी नहीं छोड़ता था। उस राजा की शक्तिशाली सेना अपने आप को और शक्तिशाली बनाने के लिए लगातार अभ्यास करती रहती थी। एक दिन राजा भीम ने अपने सेनापति से कहा, सुनो सेनापति, आज राजा शिकार पर जाना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी हमारे शिकार पे जाने का इंतजाम करो। क्षमा चाहूंगा महाराज, लेकिन आजकल जंगल में आदमखोर जानवरों का खतरा बहुत बढ़ गया है। कृपया करके आज आप शिकार पर ना जाएं तो बेहतर होगा महाराज। सेनापति, अगर हम ऐसे ही 2-4 जंगली जानवरों से डर गए तो आसपास के नगर में हमारा दबदबा कैसे कायम रहेगा? जो हुक्म महाराज, जैसी आपकी इच्छा। मैं अभी आपके शिकार पर जाने का बंदोबस्त करा देता हूँ। आप मुझे बस क्षण भर का समय दीजिए। फिर वो क्रूर राजा अपने रथ पर सवार होकर पास ही के जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता है। राजा अपनी सेना के साथ चलते चलते शिकार करने के लिए बीच घने जंगल में पहुंच जाता है। ऐसे ही शिकार करने के लिए राजा को जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर दिखाई देते हैं, पर राजा की नजर सारे जानवरों पर से हटकर एक सुंदर से हिरन पर जाकर टिकती है। वो हिरन अपने झुंड के साथ बीच जंगल में हरी हरी घास खा रहा होता है। तभी राजा पेड़ की आड़ में से उस हिरन के ऊपर अपने धनुष से वार कर देता है। उस क्रूर राजा का वार इतना घातक होता है कि तीर लगते ही वो हिरन वहीं घायल हो जाता है और थोड़ी देर में ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव का मुखिया गांव के लोगों को एकत्रित कर इस बात पर विचार कर रहा होता है कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो हम राजा का लगान कैसे भरेंगे। अरे मुखिया जी, इस बार तो फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो गई। अब आप ही उपाय बताओ, हम महाराज को कैसे लगान भरेंगे? यहाँ तो खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं। हाँ मुखिया जी, हरिया की बात में दम है, सही कह रहा है। अगर हमने महाराज को लगान भरा तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। हाँ मुखिया जी, अब आप ही के हाथ में सब कुछ है। आप ही महाराज से बात कीजिए। अगर हमने लगान भरा तो हम भूखे मर जाएंगे। फिर तो हमारे पास इस गांव को छोड़ के जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। हम तो बेघर हो जाएंगे। गांव वासियों की बातें सुनकर गांव के मुखिया ने इस बात पर निर्णय लिया कि वो महाराज से जाकर बात करेगा, क्योंकि वो खुद जानता था कि इस बार फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। वो गांव वालों को यकीन दिलाता है कि वो महाराज से जाकर इस मुद्दे पर बात करेगा और महाराज से इस साल का लगान माफ करने के लिए कहेगा। फिर मुखिया गांव वालों के मुद्दे को लेकर महाराज के दरबार में पहुंचता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे तुम कौन हो जो महाराज की जय जयकार करते हुए बिना अनुमति के महाराज के दरबार में घुस कर आ गए? इसकी सजा तुम्हें ज्ञात है ना? 100 कोड़े। क्या बस 100 कोड़े? नहीं सेनापति जी, मुझे इन 100 कोड़ों से डर नहीं लगता। मैं तो यहाँ अपने नगरवासियों की परेशानी लेकर राजा के समक्ष आया हूँ, ताकि वो हमारी परेशानी समझ सके और हमें इस परेशानी से छुटकारा दिला सके। महाराज, आपका नगर और आपके नगरवासी बहुत संकट में है। क्या संकट? क्या कह रहे हो तुम मूर्ख? कैसा संकट? इतनी शक्तिशाली सेना होते हुए भी मेरे राज्य पर कौन हमला कर सकता है जिसमें मैं संकट में आ सकूं? सेनापति, देख क्या रहे हो? इस मूर्ख मुखिया को बंदी बना लो, जिसने हमारी शान में ये गुस्ताखी की है, और इसे तब तक कोड़े मारे जाएं जब तक इसके प्राण पखेरु ना उड़ जाएं। राजा के हुक्म पर राजा के आदमी मुखिया को बंदी बना लेते हैं। मुखिया की एक भी बात ना सुनते हुए राजा हुक्म देता है कि मुखिया को 100 कोड़े मारे जाएं जब तक उसके प्राण न निकल जाएं। राजा के आदमी मुखिया को पकड़कर कारागार में जंजीरों से बांधकर बंद कर देते हैं। कारागार में बंदी बना हुआ मुखिया अपने आप को शर्मिंदा मानते हुए अपने आप से कहता है, हे भगवान, ये मुझे किस जन्म की सजा मिली? मैं तो अपने गांव वालों का भला करने निकला था, पर इस राजा ने तो मुझे ही यहाँ बंदी बना लिया।
अब मैं अपने गांव वालों की समस्या का कैसे समाधान करूंगा? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। इधर मुखिया राजा के कारागार में बंदी बना हुआ था और उधर गांव वाले लोग सोच रहे थे कि मुखिया उनकी समस्या का समाधान लेकर जल्द ही उनके पास गांव में आएगा। हाँ तो पंडित जी, आप ही बताइए, क्या होगा इस गांव का भविष्य? क्या प्रधान जी राजा से बात कर पाएंगे लगान माफ करने को? हाँ हाँ पंडित जी, अब आप ही बताइए क्या भविष्य रहेगा इस गांव का। मेरी तंत्र विद्या तो कहती है शायद ये राजा कभी नहीं मानेगा लगान माफ करने को। अरे नहीं भाइयों, मुझे लगता है राजा को हमारी मजबूरी समझनी ही पड़ेगी। आखिर हम उन्हीं के नागरिक हैं, उन्हीं के राज्य में रहते हैं। वो नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? गांव वाले आपस में बैठकर लगान माफ करने वाले मुद्दे पर चर्चा कर रहे होते थे और सोच रहे थे कि शायद राजा दयावान हो जाएगा और उनका लगन माफ कर देगा, मगर उधर माजरा कुछ और ही था। वहीं राजा शिकार करने के लिए दोबारा अपनी प्रजा के साथ घने जंगल में पहुंच जाता है। वो शिकार करने का इतना आदी हो जाता है कि वो हर रोज शिकार करने आता है। हर बार की तरह राजा इस बार भी पेड़ की आड़ में छुपकर किसी हिरन का इंतजार कर रहा होता है, मगर ये क्या, राजा के पीछे बहुत सारे जंगली जानवर आ जाते हैं और जो राजा पर हमला कर देते हैं। ए जंगली जानवरों, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं इस राज्य का राजा हूँ। अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें पिंजरे में रखूंगा, मैं तुम सबको बंदी बना लूंगा। हे भगवान मुझे बचा ले, हे भगवान मेरी मदद करो, कोई तो बचाओ। राजा की चीख पुकार सुनकर पास ही खेतों में काम कर रहे किसान अपने हाथों में मशाल लेकर राजा की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। मशाल की आग को देखकर जंगली जानवर डर के मारे जंगल के अंदर भागने लगते हैं और इस तरह राजा की जान उन जंगली जानवरों के खाए जाने से बच जाती है। राजा बहुत बहुत आभारी होता है सारे गांव के लोगों का और वो उनका लगान माफ कर देता है। वहीं राजा गांव में हंसी खुशी अपने गांव वालों के साथ रहता है। उनकी सारी समस्याओं को वो सुनता है, उनका समाधान देता है और अपने नगर को एक जागरूक नगर और एक अच्छा नगर बना देता है।